नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के हम आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पहले फर्स्ट वीक के पहले 3 डेज़ हमारे जो है वो मिडियावल हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, चाहे वो प्राचीन भारत के इतिहास हो, मध्य भारत का इतिहास हो या फिर आपके आधुनिक भारत के इतिहास हो। लेकिन दोस्तों, प्राचीन भारत पे हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इस वक्त हमारा मध्यकालीन भारत पे पे अध्ययन चल रहा है दोस्तों। काफ़ी टॉपिकों पे हमने डिस्कशन कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। यानी कि ये समझ लीजिए कि जितने भी मुग़ल बादशाह थे, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, उससे संबंधित आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब सेशन होने वाला है दोस्तों। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है, औरंगजेब की धार्मिक नीति के विषय में कौन सा कथन सही है। आपका कथन क्या है, सत्ता पर बैठते समय उसने झरोखा दर्शन की पद्धति समाप्त कर दी क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी। दूसरा कथन कह रहा है कि औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों और इतिहासकारों को हटा दिया, तुलादान की प्रथा बंद कर दी, राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग बंद करवा दिया, मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया था, जबकि हिंदू व्यापारियों से क्या करते थे, चुंगी लिया जाता था, या कह लीजिए कि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, सत्ता पर बैठते समय उसने झरोखा दर्शन की पद्धति समाप्त कर दी क्योंकि इससे सम्राट पूजा की परंपरा विकसित होने लगी थी। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, औरंगजेब ने दरबारी संगीतकारों इतिहासकारों को हटा दिया था, तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया था, राज दरबार में सोने चांदी की वस्तुओं का उपयोग भी बंद करवा दिया था। तो ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, मुस्लिम व्यापारियों से चुंगी लेना बंद कर दिया था, जबकि हिंदू व्यापारी चुंगी देते थे। तो ये दोनों ही कथन क्या है दोस्तों, सही है। तो तीनों कथन कौन से ऑप्शन पे है, इनमें से सभी। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, जहांगीर के कालीन चित्रकला के विषय पर विचार करना है। यानी कि जहांगीर के समय की जो चित्रकला थी उसके विषय पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि जहांगीर के समय की चित्रकारी के क्षेत्र में घटी महत्वपूर्ण घटना थी मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। बात समझ में आ रही? यानी उसके समय के चित्रकारी में जो घटना घटी थी वो क्या थी, मुगल चित्रकला की फारसी प्रभाव से मुक्ति। ठीक है। अगला कथन क्या है, तो ये कथन सही है। अगला कथन है, इस समय चित्रकला में भारतीय पद्धति का विकास हुआ, इस कारण पर्सी ब्राउन ने कहा जहांगीर के समय मुगल चित्रकला की वास्तविक आत्मा जो थी वो क्या है, लुप्त हो गई। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है, इस दौर की चित्रकला में रूढ़ियों के स्थान पर वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाने लगा, हस्त मुद्राएँ वास्तविकता के अधिक निकट हैं, जैसे अकबर काल में बादल रुई के गट्ठर जैसे दिखते हैं, लेकिन जहांगीर काल में वास्तविक दिखने लगे। तो ये कथन भी सही है। चौथा कथन क्या कह रहा है, इस काल में प्रकृति का अधिक सजीव और बारीक चित्रण किया गया, पशु पक्षी फूल और वनस्पतियों का बेहद सुंदर चित्रांकन किया गया है। तो दोस्तों, ये चारों कथन आपके सही हैं। तो प्रत्येक कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सी पे दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यानी सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले दोस्तों, अगला कथन है, कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कह रहा है कि मुगल काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का चरमोत्कर्ष देखा गया। कारण कह रहा है कि सम्राट अकबर ने धर्मों को एकत्रित करने के लिए दीन इलाही की शुरुआत की थी। तो आपको बताना है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता, यानी स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, कथन सत्य है लेकिन कारण गलत है। या चौथा है कि आपका कारण गलत है, आपका कथन गलत है और कारण सही है।
तो प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए तो मुग़ल काल में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का चरमोत्कर्ष था, ये भी सही है। सम्राट अकबर ने धर्मों को एकत्रित करने के लिए दीन इलाही की शुरुआत की थी, ये भी सही है। लेकिन जो कारण है दोस्तों, वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कथन और कारण तो सही हैं, लेकिन आर यानी कारण जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अतिरिक्त मूल्य क्या है? ऑप्शन है तकनीकी प्रगति से उत्पन्न धन, पूंजीपति श्रम शोषण के माध्यम से श्रमिकों से लाभ प्राप्त करते हैं, तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बेची हुई या बेची गई वस्तुओं का मूल्य, चौथा है श्रमिक वर्ग के लिए उपलब्ध अधिशेष संसाधन। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि फटाफट से उत्तर कीजिए। देखिए, जितना ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा वीडियो को लगाएं, ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाएं, और अगर आप वन लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप वन लाइनर प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार अतिरिक्त मूल्य का जो मूल्य है वो क्या होता है? पूंजीपति श्रम शोषण के माध्यम से श्रमिकों से लाभ अर्जित करते हैं, लाभ उठाते हैं या लाभ कमाते हैं। तो आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि काल अनुक्रम यानी कि सीरियल वाइज उसको किसके बाद क्या आया उस हिसाब से इसको सेट करना। आइए देखते हैं। पहला, दीन इलाही का परिचय, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, गुजरात पर विजय और चित्तौड़ की घेराबंदी। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तीर्थ कर का उन्मूलन किया गया था, उसके बाद आपका गुजरात विजय का अभियान चलाया गया था, उसके बाद आपका चित्तौड़ की घेराबंदी की गई थी, और उसके बाद आपका दीन इलाही का परिचय किया गया था। तो आपका कूट क्या होना चाहिए? 2 1। ठीक है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, कूट आपका होना चाहिए प्यारे दोस्तों। पहले तो आपका उन्मूलन था, दूसरा क्या था दोस्तों? गुजरात विजय था, तीसरा आपका घेरेबंदी थी, और चौथा आपका इलाही था। तो 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहाँ पे दे रहा है? बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के काल पर विचार कीजिए। पहला, जहांगीर ने वास्तुकला की जगह बाग बगीचों चित्रकारी को अधिक महत्व दिया, इसलिए कुछ इतिहासकार जहांगीर काल को स्थापत्य का विश्राम काल भी कहते हैं। ये कथन सही है। अगला कथन है, मरियम उज जमानी का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने अकबर के मकबरों के निकट एक बाग में इसे बनवाया। बिल्कुल सही है। कौन सा कूट हो जाएगा? पहला और दूसरा, यानी ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दाम यानी ताम्र की मुद्रा थी, यानी कापर की मुद्रा होती थी। देसाई जो था राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, जरीब एक प्रकार का कर था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो दोस्तों, इसमें जो सही सुमेलित है वो है जरीब, जो कि एक प्रकार का कर होता था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? आपके ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों अकबर ने। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? बात समझा रहे? मुगल काल में नीचे लिखे किस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी? ऑप्शन है आपका राजपूत विद्रोह, सतनामी और जाट विद्रोह, सिख विद्रोह या फिर मराठा विद्रोह। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, मुगल काल में जिस विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी वो था आपका सतनामी और जाट विद्रोह। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
मुगल मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है दोस्तों? प्रश्न है, मुगल मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनना है। यानी कि मुगल मनसब प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जात पदशाही यानी सोपान धर्मतंत्र में मनसबदार की स्थिति और उसके वेतन का सूचक था। दूसरा है, सवार पद घुड़सवार की उस संख्या का सूचक था जो मनसब को रखने होते थे। तीसरा है, 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभालने वाले मनसबदारों को उच्च नोबल उमरा के रूप में पदनाम दिया गया था। तो फटाफट से आंसर कीजिए प्यारे दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, जात पदशाही सोपान में मनसबदार की स्थिति, ठीक है, और उसके वेतन का सूचक था। ये भी आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला, सवार पद घुड़सवार की संख्या सूचक था जो मनसब को रखने होते थे, भी सही है। तीसरा, 17वीं शताब्दी में 1000 अथवा अधिक सवार पद संभालने रखने वाले मनसबदारों को उच्च नोबेल उमरा के रूप में पदनाम दिया गया था, बिल्कुल सही है। तीनों कथन यानी डी टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था? ऑप्शन है, खुर्रम, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह। किस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था? तो दोस्तों, जिस मुगल बादशाह ने अकबर की राजपूत नीति को परिवर्तित किया था वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा राय बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो दोस्तों, निम्नलिखित राजाओं में जिसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था वो था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नगदी, जागीरदार, अमीर, मिर्जा। तो दोस्तों, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं थी? अन्य सभी विभागों से श्रेष्ठता, राजस्व विभाग की अध्यक्षता, अन्य विभागों के अध्यक्षों को नियुक्त एवं अपदस्थ करने की संस्तुति करने का अधिकार, तो सरकारी फरमानों का निर्गम। तो आपको बताना है कि मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं था या नहीं थी? तो दोस्तों, मुगलों के अधीन दीवान की शक्तियों में निम्नलिखित में से जो एक सम्मिलित नहीं थी वो क्या थी? सरकारी फरमानों का निर्गम। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? ऑप्शन है, मीर बख्शी, सहनाएबील वजीर या फिर सवाहे निगार। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? तो दोस्तों, मुगल काल में सेना का प्रधान जो था वो था मीर बख्शी। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? आय व्यय का लेखा जोखा रखना या आय व्यय का लेखा रखना, किसानों से टैक्स वसूल करना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो दोस्तों, अगर बात की जाए मुगल काल में मीर बख्शी का कर्तव्य था तो मीर बख्शी का जो कर्तव्य होता था वो होता था भू राजस्व अधिकारियों का
क्या होता था दोस्तों? मीर बख्शी का कर्तव्य की बात की जा रही है, तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान क्या कहलाता था? ऑप्शन है आपका कोतवाल, शिकदार, मीर बख्शी या फिर दरोगाए डाक चौकी। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दरोगाए डाक चौकी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल में करोड़ी कौन थे? बैंकर्स, व्यापारी, भू राजस्व अधिकारी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर। तो प्यारे दोस्तों, मुगल काल में करोड़ी कौन थे? तो मुगल काल में करोड़ी जो थे वो भू राजस्व अधिकारी होते थे। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था? कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना, शाही खजाने की देखभाल करना। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? दहसाला, जब्ती, नमक, कानकूट। इनमें से किस व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा जब्ती। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खिदमती क्या है? वस्तुओं की खरीद और बिक्री पर देकर युद्ध में प्राप्त लूट का पांचवा भाग, पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर हिंदुओं से लिया जाने वाला गृह कर। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों खिदमती जो होता था वो पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दे कर होता था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी? आपको ऑप्शन है ऊंट की पीठ पर रखी तोप, हाथी की पीठ पर रखी तोप, मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मुगल काल में नरनाल या हल्की तोप क्या थी? तो ये होती थी मानव द्वारा उठाई जाने वाली तोप। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल कालीन भारत में अधोलिखित वस्तुओं में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था? सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र, अफीम और नील, सोना चांदी और घोड़े, या चीनी एवं शोरा। तो दोस्तों अगर बात की जाए मुगलकालीन भारत में अधोलिखित वस्तु में से किसका निर्यात सर्वाधिक किया जाता था, तो ये किया जाता था सूती और रेशमी वस्त्र का। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, मुगलकालीन भारत में बंगाल में अच्छे ऊनी कपड़े बनते थे, वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, चीनी उद्योग नहीं था, अमेरिकी देशों से कोई व्यापार नहीं था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए मुगलकालीन भारत में, तो मुगलकालीन भारत में वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न क्या है? कथन है कि मुगलकालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। कारण है सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था।
उपरोक्त 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से आपको एक सही कथन का चुनाव करना है। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, मुगल कालीन भारत के सभी उद्योगों में वस्त्र उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ये कथन सही है। सूती वस्त्रों का निर्यात भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत था। क्या ये बात सही है? बिल्कुल दोस्तों। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है, और माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कथन का जो व्याख्या है वो कारण करता है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।